अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पार्टिंग नॉलेज। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन का फिर लेक्चर नंबर 15 कर रहे हैं। और इससे पहले अगर कोई नया व्यूअर है मैं उनको बताता चलूँ कि इस चैनल पे ऑलरेडी सारी बिगनर्स को जो सीएसएस के बिगनर एस्पायरेंट्स होते हैं उनको जो गाइडेंस चाहिए होती है उसकी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो आपको लिंक मिल जाएंगे जिसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशन के ऑलरेडी 14 लेक्चर्स अपलोडेड हैं जो आप जाके देख सकते हैं, और इस चैनल पे, और लिंक्स भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। तो आज का जो लेक्चर है इंटरनेशनल रिलेशन का वो चैप्टर 4 से है, और उस चैप्टर 4 का फर्स्ट टॉपिक है। 3 हमने चैप्टर कवर कर लिए हैं पेपर 1 के, और अब आज हमारा फोर्थ चैप्टर है या फोर्थ सेक्शन है पेपर 1 के सिलेबस का। और इसका जो पहला टॉपिक है वो है वॉर। तो आज हम वॉर के ऊपर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो कंटेंट्स होंगे हमारे लेक्चर के होंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉर क्या होती हैं, फिर कॉजेज़ क्या हैं वॉर की, ठीक है। फिर थ्री लेवल ऑफ एनालिसिस पढ़ेंगे कॉजेज़ का। और इंटरस्टेट वॉर, सिविल वॉर को थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखेंगे। फिर डिविजनरी थ्योरी ऑफ वॉर क्या होती है उसके बारे में देखेंगे क्या होता है। तो वॉर जो है ना प्रॉब्लम है यार में इंटरनेशनल, मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो ये सब्जेक्ट है ना, ये जब बना था ना तो स्टार्ट में इसका मेन पॉइंट ये था, मेन कोर ये था कि वॉर्स को पढ़ना, वॉर्स होती क्यों हैं, वॉर्स से क्या होता है, कॉजेज़ क्या होती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वॉर को पढ़ना था। इंटरनेशनल रिलेशनशिप का मेन टॉपिक ही वॉर था, ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम है यार कि आएगी क्यों है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स जो है ना इसको देखते हैं कि पहली बात तो जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं ना, रियलिस्ट, वो कहते हैं कि ये तो ज़रूरी है, वॉर तो होती है, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ठीक है। जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, ठीक है, तो आप फिर वॉर से अपनी जो है ना बात मनवाते हो, ठीक है। और बाकी जो दूसरे स्कॉलर्स हैं, जो रियलिस्ट के अलावा जो स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई जो वॉर है ना वो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वॉर जो है ना, हमने जो सारे रूल्स बनाए हुए हैं, सिस्टम बनाए हुए हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बनाए हुए हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, वो इसी वजह से बनाए हुए हैं कि हम वॉर रोक सकें और हम पीसफुल वे में दुनिया को चला सकें। लेकिन वॉर से ये होता है डिसरप्शन कॉज होती है, सब कुछ ख़राब हो जाता है, इकॉनमी डाउन हो जाती है, और तो वॉर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली वॉर्स का मेन जो पॉइंट, वो मेन जो आइडिया है वो ये है इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से। तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वॉर्स क्या कौन सी होती हैं। नंबर 1 पे तो होती है टोटल वॉर। टोटल वॉर क्या होती है कि भाई ऑल इन, सब कुछ, आप सब कुछ लगा देते हो जंग के लिए ना, पूरी पूरी इकॉनमी, पूरे पूरे आप फौज भेज देते हो लड़ने के लिए, सारा सब कुछ यूज़ कर लेते हो, जहाज़, बम, सब कुछ, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो थी ना, वो टोटल वॉर थी, आपने सब कुछ लगा दिया था, ठीक है। सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है टोटल वॉर में, ठीक है। आप सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, पूरी इकॉनमी के पैसे लगा देते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं टोटल वॉर। लिमिटेड वॉर जो होती है वो होती है कि बहुत ही छोटे, कम रिसोर्सेज लगाते हैं, और वो थोड़े से टाइम के लिए होती है वॉर, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की जो है बॉर्डर पे ना कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, बॉर्डर स्किर्मिशेस होते रहते हैं, सियाचिन में कॉन्स्टेंटली ना एक दूसरे के ऊपर फायरिंग हो रही होती है, ठीक है, बॉर्डर के अक्रॉस। तो उसको आप कह सकते हो कि दिस इज़ लिमिटेड वॉर, ठीक है। क्योंकि वो वॉर तो हो रही होती है लेकिन एक लिमिटेड जगह में हो रही होती है, और लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं उसके लिए। फिर आपका आता है गोरेला वॉरफेयर। गोरेला वॉरफेयर ये होता है, गोरेला वॉरफेयर है वॉर, वो ये होता है कि बेसिकली छुप छुप के मारना, ठीक है। जिस तरह रशिया यूएसएसआर अफ़गानिस्तान में गया था, तो जो मुजाहिदीन थे उन्होंने गारों में, केव्स में छुप छुप के उनको मारा, ठीक है। अब क्योंकि गार और जो केव्स होते हैं ना, वो उनको बड़ा मुश्किल है कि उनमें ढूंढ ढूंढ के मारना, तो वो इतनी बड़ी जो आर्मी थी ना, रशियन आर्मी, वो तबाह हो गई थी, क्योंकि वो निकलते थे, मारते थे, और गारों में वापस छुप जाते थे, ठीक है। इसी तो यही हाल तालिबान कर रहे हैं अभी, यूएस आर्मी का, ठीक है। यूएस आर्मी अब वापस जाने लगी है हार के।
तो मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर बड़ी ज़बरदस्त है। वियतनाम में भी यही हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कि गुरिल्ला वॉर छुप छुप के मारा था उन्होंने, ठीक है। पूरी मतलब पूरी आर्मी एक तो होती है ना जो वॉर होती है कि आपकी पूरी आर्मी सामने होती है, अगले बंदे की भी आर्मी सामने होती है और वो सब लड़ रहे होते हैं, ठीक है। गुरिल्ला में होता है कि छुप छुप के मारना, ठीक है। और जब गुरिल्ला वॉरफेयर को जीतना बड़ा मुश्किल होता है, अगर आपका दुश्मन गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहा है ना तो जीतना बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिर फोर्थ पे आता है सिविल वॉर। सिविल वॉर होती है कि आपके मुल्क के अंदर जो है ना, जो सिविलियन पॉपुलेशन है ना, वो वॉर स्टार्ट कर दे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या मिलिट्री के ख़िलाफ़ या जो भी, ठीक है। तो उसको कहते हैं सिविल वॉर। सिविल वॉर पाकिस्तान देख चुका है। सिविल वॉर जो बांग्लादेश अलग हुआ था हमसे, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था, वो सिविल वॉर की वजह से था। वैसे वजह तो बहुत सारी थी लेकिन मतलब इवेंचुअली सिविल वॉर की वजह से था। फिफ्थ वॉर जो है प्रॉक्सी वॉर है। प्रॉक्सी वॉर ये होती है कि कोई और बड़ा मुल्क जो है ना अपनी किसी और मुल्क को अटैक करने के लिए छोटे मुल्क को सपोर्ट करता है, ठीक है। एज अ प्रॉक्सी यूज़ करता है, ठीक है। जैसे अटेंडेंस नहीं लगाते, यार मेरी अटेंडेंस लगा देना क्लास में, किसी को आप कहते हो, ठीक है, तो वो आपकी प्रॉक्सी लगा देता है। इसी तरह जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका ने कोरियन वॉर जो हुई थी, जो यूएसएसआर था, रशिया और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ जंग की थी कोरिया के थ्रू। अमेरिका ने साउथ कोरिया को सपोर्ट किया था और उसने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया था, और इन दोनों की जंग हुई थी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की, तो इसको कोरियन वॉर कहते हैं, ठीक है। ओके, फिर हमारा जो है ना जेनीवा कन्वेंशन एक है, जो ट्रीटीज़ हैं बहुत सारी, और 1864 में जो है ना बहुत सारे मुल्कों ने ये ट्रीटी जो थी साइन की थी। एग्रीमेंट था बेसिकली, इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। और इसका ये था कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या होना चाहिए वॉर का, ठीक है। और ये फिर ना इसमें क्लॉजेज ऐड हुए हैं फिर 1906 में, 1929 में, 1949 में। और क्लॉजेज ये मतलब ये रूल्स थोड़ा सा सेट करते हैं कि वॉर में क्या रूल्स होने चाहिए। तो टॉर्चर नहीं होना चाहिए, रेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हैं, वो वो बिल्कुल उनको ना इंटरनेशनल क्राइम माना जाता है। और अगर जो भी वॉर्स होती हैं, और अब जो इंटरनेशनल कोर्ट जो है ना वो प्रोसिक्यूट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये वॉर क्राइम किए थे, मतलब वॉर के दौरान ये जो क्राइम्स हैं जिनेवा कन्वेंशन में जो लिखे हुए हैं ये किए थे, उनकी बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। तो एनीवेज, हमारा तो जो मज़हब है, रिलीजन हमारे तो 1400 साल पहले मोहम्मद वसल्लम ने है हमें बता चुके हैं कि रूल्स ऑफ वॉर क्या हैं, हमें तो वो पता थे। लेकिन ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इन्होंने जनीवा कन्वेंशन में आके 1864 में आके ये रूल्स बनाए लिए, लेकिन ये फॉलो अभी भी नहीं करते हैं, वो अलग बात है। जो चलें, एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड। तो कॉजेज़ ऑफ वॉर, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ वॉर में ना तीन हम ना एनालिसिस करते हैं, 3 लेवल ऑफ एनालिसिस होते हैं, ठीक है। नंबर 1, फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस हम ये देखते हैं कि ये ह्यूमन नेचर की वजह से हम कहते हैं कि ये जो है ना इंसान जो है ना फितरती तौर पे थोड़ा सा एग्रेसिव है, लड़ाई लड़ाई करता है, कंपटीशन करता है, ठीक है, एक दूसरे को मारता है, आगे निकलने की कोशिश करता है, ये ह्यूमन फितरत है। जो रियलिज़म की थ्योरी थी वो भी इसी इसी के ऊपर बेस्ड है कि ह्यूमन नेचर है लड़ना और वॉर करना, ठीक है। और ये फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस है, ठीक है। बहुत सारे इसको रिफ्यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स। फिर आता है सेकंड लेवल ऑफ एनालिसिस, वो है नेशनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। नेशनल एट्रीब्यूट्स मुल्क के ऐसे हों कि मुल्क की चीज़ें, मुल्क के करैक्टरिस्टिक ऐसे हों कि भाई वॉर की तरफ चला जाए मुल्क, ठीक है, मजबूर हो जाए वॉर करने के लिए। फिर थर्ड लेवल ऑफ एनालिसिस ये है कि ग्लोबल सिस्टम की जो कंडीशंस हैं, एनवायरनमेंट है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो ऐसा हो कि भाई वॉर आपको करनी पड़ जाए, ठीक है। तो इनको हम इन जो ये लेवल्स को हम डिटेल में देखते हैं अब, ठीक है। फर्स्ट लेवल तो आपको मैंने बता दिया कि ह्यूमन नेचर की वजह से, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकंड लेवल ऑफ एनालिसिस में हम आप देखते हैं कि स्टेट्स इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, ठीक है, नेशन की, उनकी वजह से वॉर क्यों होती है, ठीक है, ठीक है। तो
ड्यूरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक वजह, ठीक है। जो मुल्क अभी अभी आज़ाद होते हैं ना, उन वो बड़े अनस्टेबल से होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं तो वो फिर ना, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती है उनमें और अनस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस नहीं होता गवर्नेंस का, तो वो हो सकता है कि वो वॉर की तरफ चले जाएं, ठीक है। अपने मतलब मुल्क उनका तो कोई तंग कर रहा हो एक इस तरह से हो, तो वो वॉर डिप्लोमेसी ना करें, वॉर की तरफ चले जाएं, ठीक है। जो न्यू मुल्क होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉर करते हैं, ये हमारा रिसर्च भी प्रूव करती है कि जो अफ्रीकन नेशंस हैं और जो नए नए आज़ाद हुए नेशन हैं वो काफ़ी वॉर की तरफ गए हैं, ठीक है। फिर हिस्ट्री और कल्चरल ट्रेडिशंस भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इसमें। पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री इस तरह की है कि हम दुश्मन ही रहेंगे अब जहाँ तक नज़र आ रहा है, ठीक है। कश्मीर को लेके हमारे जो इश्यूज़ हैं, हिस्ट्री 3 जंगें लड़ी हुई हैं हमने, ठीक है। हर वक्त हमारी बॉर्डर पे लड़ाई हो रही होती है, ठीक है, स्कर्मिशेस हो रही होती हैं। तो हिस्ट्री कल्चर हमारा ऐसा है कि हम दुश्मन हैं एक दूसरे के। फिर नेशनलिज़म जो है वो ये है कि आप मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप दूसरे मुल्कों से नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं, और फिर इसी वजह से वॉर की तरफ जा सकता है मुल्क। जो वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने यूज़ किया था नेशनलिज़म को और जंगें करवाई थी, अपने आप को सुपीरियर कहा था कि जर्मन रेस जो आर्यन रेस जो है वो सुपीरियर है, तो फिर हम कब्ज़ा करेंगे दूसरे मुल्कों को इसी तरह से। फिर पोवर्टी रिलेटिव डिप्रिवेशन जो है कि ये है कि पोवर्टी, मुल्क में पोवर्टी हो तो फिर ना गवर्नमेंट सोच सकती है कि चलें हम कुछ, अगर दूसरे मुल्क की वॉर करें तो शायद कुछ गेन हो जाए इस तरह का, ठीक है। जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक अजीब सा हो कि आपको वॉर की तरफ जाना पड़ जाए, आपके नेबर्स अनस्टेबल हो, आपका कोई कंट्री अनस्टेबल हो, ठीक है। तो उसकी वजह से, या कोई आप के ऊपर एम्बार्गो लगाया हो, ठीक है, तो फिर आप जो है ना वॉर की तरफ जा सकते हैं। टोपोग्राफी आपकी ऐसी हो कि भाई आपके बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बंद हो जाएं, आप ट्रेड नहीं कर सक रहे, ठीक है, फिर आप मजबूर हो जाते हैं कि आपको वॉर करनी पड़ेगी। फिर डेमोग्राफिक स्ट्रेस भी होता है। डेमोग्राफिक स्ट्रेस होता है कि भाई आपके पास आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें मिडिल एज ज़्यादा हैं, यूथ कम है, या यूथ बहुत ज़्यादा है, मिडिल एज कम है, तो यूथ जो होती है वो डिमांड करती है कि भाई हमारी ये तो उस वो जो है उसकी तरफ से भी आप वॉर पे जा सकते हैं, ठीक है। फिर मिलिट्रलाइजेशन हुई भी है आपके मुल्क में, बहुत ज़्यादा मिलिट्री को फंड्स मिले हुए हैं, फिर मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। फिर जो जनरल्स हैं वो कहते हैं हमने वॉर करनी है, वो सुनते नहीं रीज़न को, तो उधर से भी वॉर हो सकती है। फिर इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ स्टेट क्या है, इकॉनमी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर वॉर सपोर्ट कर सकती है इकॉनमी, अगर इकॉनमी वीक है तो वॉर सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इस तरह की चीज़ें। टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटर अगर होगा तो वो एक बंदा होगा, वो बोलेगा वॉर कर दो, वॉर हो जाएगी। डेमोक्रेसी होगी तो ऐसा कम होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग मिल के डिसीजन लेते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो स्टेट के अंदर के जो सिचुएशन है उससे वॉर क्यों होती है। फिर जो ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस है, थर्ड लेवल ऑफ एनालिसिस है कॉजेज़ का, वो ये है कि बारगेनिंग मॉडल ऑफ वॉर। नंबर 1 पे बारगेनिंग मॉडल ऑफ वॉर ये है कि आप कॉस्ट देखते हो और बेनिफिट देखते हो। ये वॉर की कॉस्ट इतनी है, और लेकिन अगर हम वॉर जीत गए ना तो उससे हमें फ़ायदा इतना होगा, ठीक है। जैसे कि अमेरिका ने इराक़ में किया था कि उन्हें पता था कि भाई यहाँ पे हमारे पास कोई वो कॉज नहीं है वॉर करने की, लेकिन अगर हम जीत जाएंगे तो हमें ऑयल के रिज़र्व्स मिल जाएंगे इराक़ के, और हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा उधर से। बेशक हमारा नाम ख़राब होता रहा इंटरनेशनल दुनिया में, ठीक है। तो उन्होंने फिर कॉस्ट पे की, लेकिन उन्हें फ़ायदा बहुत हुआ। तो दिस इज़ कॉल्ड बारगेनिंग मॉडल ऑफ वॉर। फिर सेकंड में आता है पावर ट्रांजिशन। के पावर ट्रांजिशन हो रही होती है कि एक मुल्क थोड़ा सा ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, और दूसरा मुल्क जो है ना इतना तरक्की नहीं कर रहा होता, वो फिर कहता है कि यार मैं इससे जंग कर लूँ
ताकि ये इसकी जो तरक्की है ये तो रुके ना, ठीक है। तो ये भी होता है, ठीक है। आपका दुश्मन मुल्क जो है ना पावरफुल हो रहा है तो फिर आप उससे जंग कर लेते हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री पावर भी यही चीज़ है कि भाई एक मुल्क जो है ना वो ज़्यादा मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो फिर जो है ना वो जंग करता है कि यार मैं अपने नीचे वाले को दबाऊँ, ठीक है। और सिक्लिकल थ्योरी ये है कि हर मैंने पहले भी बताया था ये कि हर अर्थ से 10 से 20 साल बाद जो है ना सुपर पावर जो है ना चेंज हो जाती है, ठीक है। ये थ्योरी है। और 10 से 20 साल तो अब पहले पहले था, अब जो है ना ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है अरसा, ठीक है। पहले देखें 19 वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, वर्ल्ड वॉर 1 से बेशक पहले जो ब्रिटेन जो था वो था सुपर पावर। उसके बाद अमेरिका हो गया, ठीक है। अमेरिका फिर रशिया दोनों ऊपर आ गए। फिर उसके बाद अब जो है ना अमेरिका हाइपर पावर है, अब चाइना भी ऊपर आने लगा है, ठीक है। तो हर थोड़े 50-60 ईयर्स के बाद जो है ना सुपर पावर ट्रांजिशन होती है, मतलब सुपर पावर बन जाता है एक मुल्क, ठीक है। तो जब सुपर पावर बनता है ना तो बहुत ज़्यादा जंगियाँ होती हैं, डिस्टेबल होते हैं आसपास के मुल्क, तो उसकी वजह से भी वॉर्स होती हैं। सिविल वॉर्स सिविल वॉर्स जो है ना, अब हम थोड़ी सी डेप्थ में देखते हैं इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। सिविल वॉर की कॉजेज़ हो सकती हैं पॉवर्टी, ठीक है। लोग गरीब हैं, मुल्क में पॉवर्टी है, वो कहते हैं वो हथियार लेके निकल आते हैं सड़कों पे, ठीक है। सिविल वॉर हो जाती है। जेंडर इनक्वालिटी है, ठीक है। लोगों को ख़वातीन को हकूक़ नहीं मिल रहे या इस तरह का कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से भी सिविल वॉर हो सकती है। करप्शन है बहुत ज़्यादा मुल्क में, गवर्नमेंट मान नहीं रही बात, वहाँ से भी आपकी सिविल वॉर हो सकती है। पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। फिर पुअर डेमोक्रेसी बहुत पुअर है, आपने वोट दिया था लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा। फिर ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, भाई आपको जेल में पकड़ के ले जाते हैं बगैर किसी वजह के, या आप पे तशद्दुद कर रहे हैं, या आपके राइट्स नहीं मिल रहे, चोरी हो रही है आपका बिज़नेस, ठीक है। फिर आपका रिलीजन जो है, आप मस्जिद नहीं जा सक रहे, आपके ऊपर तनकीद की जा रही है, आपको मारा जा रहा है मस्जिद जाने पे, इस तरह की चीज़ें। फिर फॉरेन मैनिपुलेशन, आपका कोई दुश्मन मुल्क जो है ना यहाँ पे सिविल वो मैनिपुलेट कर रहा है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बगावत करो, सिविल वॉर करो, ठीक है। तो ये सारी वजूहत हैं सिविल वॉर्स की, तो इन वजह से सिविल वॉर हो जाती है। करेक्टरिस्टिक जो है ना सिविल वॉर का बड़ा ख़तरनाक सा है, तो ये है कि भाई बहुत ख़तरनाक होती हैं सिविल वॉर्स, ठीक है। इनकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज होता है, क्योंकि भाई जो आपके जो लोग हैं वही लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा विक्टिम्स होते हैं, जेनोसाइड हो जाता है। एक जो कम तादाद में लोग हैं ना उनके ऊपर वो सारे मर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली रोहिंग्या जो थे मुस्लिम, उनके साथ हुआ है। फिर अगर हम देखें इनके स्टैट्स देखें ना, तो ग्लोबल लेवल पे जो सिविल वॉर है ना वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। और वो इस वजह से क्योंकि बार अगर आप ख़त्म भी हो जाती हैं ना दोबारा रीइग्नाइट हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप मिलिट्री ख़त्म कर दें उनको, ठीक है, सिविल वॉर ख़त्म कर दे, लेकिन फिर थोड़ी बार दोबारा आ जाती हैं और बहुत टाइम तक रहती हैं, ऑन रहती हैं। तो इनके स्टैट्स में अगर आपको बताता चलूँ 1989 से 2009 तक जो है ना 93 सिविल वॉर्स हुई हैं, ठीक है। और जो वैसे ही जो प्रॉपर वॉर्स हुई हैं वो सिर्फ 8 वॉर्स हुई हैं इसी टाइम में। तो सिविल वॉर 93 हुई हैं, तो सिविल वॉर बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो ये ग्लोबल लेवल पे डोमिनेट करती हैं सिविल वॉर। ओके, लास्टली जो हमारा है सीन वही है डाइवर्जनरी थ्योरी ऑफ वॉर। डाइवर्जनरी थ्योरी ऑफ वॉर जो है वो बड़ी मशहूर थ्योरी है। वो ये कहती है कि भाई जब आपका ये वॉर जो है ना वॉर्स, उसकी वजह एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जब आपका मुल्क चल नहीं रहा होता ना, और फिर जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत प्रेशर में आ रही होती है। जो लीडर होता है ना गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो फिर जान पूछ के वॉर करवाता है ताकि उस पर तनकीद ना हो,
उसकी जो अटेंशन है ना लोगों की, वो डाइवर्ट होके वॉर पे चली जाए, ठीक है। और पॉपुलर मतलब लोग कहते हैं कि इकॉनमी अच्छी नहीं है, या करप्शन हो रही है, ये हो रही है, ये अगला हम इसको वोट नहीं देंगे, वो फिर कहता है चलो मैं वॉर करवा लूँ ताकि मैं बच जाऊँ इन चीज़ों से, ठीक है, दोबारा वोट लेके दोबारा आ जाऊँ, ठीक है। तो वो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है फिर पूरी गवर्नमेंट के वॉर हो जाए, और उस वॉर से वो फिर दोबारा वोट लेके वापस आ जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं डाइवर्जनरी थ्योरी, वो डाइवर्ट करता है टेंशन, अपने ऊपर से हटाता है टेंशन। और इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पे मुल्कों ने ना जहाँ पे जो गवर्नमेंट थी ना फुल प्रेशर में थी कि सही काम नहीं कर रही गवर्नमेंट, सही काम नहीं कर रही, फिर उन्होंने ना एकदम वॉर स्टार्ट कर दी, ठीक है। जो जो 9/11 हुआ था ना, 9/11 से पहले यूएस गवर्नमेंट बड़े प्रेशर में थी कि यार ये जो प्रेसिडेंट है ना फाड़े गया है, इस तरह का सीन था। तो लेकिन जो है ना फिर 9/11 हो गया, और फिर आराम से जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो है ना सीन चुक लिया वहाँ से, ठीक है, वॉर करके अफगानिस्तान में। और फिर उसके बाद वो अगला इलेक्शन भी जीता उसके बाद उसी बेसिस पे। तो दिस वाज द डाइवर्जनरी थ्योरी फॉर। तो आज के लिए तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं जिनको जो सीएस की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स आते हैं, लेकिन मैं बहुत बिज़ी होता हूँ और बड़ा मुश्किल से टाइम मिलता है लेक्चर्स का, तो लेकिन होपफुली लेक्चर्स आते रहेंगे। और तैयारी करें अपनी, ख्याल रखें अपना। ओके, अल्लाह हाफिज़।